नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव इस काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है सरकार के अंग। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट? सरकार के कितने अंग होते हैं? वो थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। यू कैन से दैट फर्स्ट इज द विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर और आगे है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो विधायिका का तात्पर्य होता है कानून और कार्यपालिका का होता है कोई भी कानून अगर बनेगा तो कार्यपालिका उसको कानून को लागू करेगी। न्यायपालिका का तात्पर्य होता है न्याय करना। तो आइए देखते हैं विशेष तौर पे एग्जाम में कोई चीजें अगर होती है तो विधायिका से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके कार्यपालिका से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके न्यायपालिका से क्वेश्चन कैसे बनता है, और विधायिका के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं और न्यायपालिका के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट है लेजिस्लेचर, विधायिका, कानून। यानी कानून अगर बनता है ना तो कानून दो तरीके से बनता है। नंबर एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और नंबर दो होता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम केंद्र सरकार कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को हम राज्य सरकार कहते हैं। और अगर कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार में बनता है तो वह संसद बनाती है। संसद के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसा कि लोकसभा आप जानते होंगे और राज्यसभा जानते होंगे। ठीक वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में जो कोई कानून बनता है वह विधानमंडल बनाती है। विधानमंडल के भी संसद के जैसे दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। नंबर एक है विधानसभा और नंबर दो है विधान परिषद। हालांकि विधानसभा सभी राज्यों में होती है, परंतु विधान परिषद हर राज्यों में नहीं होती। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन राज्य विधान परिषद बनाए अथवा न बनाए। और इसमें वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका, जिस प्रकार हमने देखा विधायिका, विधायिका का मतलब कानून दो तरीके से बनेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये कानून बनाएंगी तो लागू भी इसको कार्यपालिका करेगी। तो जिस प्रकार आपका विधायिका दो तरीके से था, केंद्र और राज्य, ठीक वैसे ही कार्यपालिका ने नियम को अगर कानून बना है तो उसको कैसे लागू करेगा वो भी केंद्र और राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई कानून बना है और उसको लागू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके नीचे प्रधानमंत्री होते हैं, फिर मंत्रिपरिषद होता है। तो अगर केंद्र में कोई भी नियम कानून या कानून बना तो राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर उसका प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, ये चीजें लागू की जाएंगी। और आपको बताना चाहेंगे मंत्रिपरिषद चाहे केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, वो 3 प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं। यू कैन से दैट वाली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मंत्रिपरिषद। नंबर फर्स्ट इज द कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 है राज्य मंत्री और नंबर 3 है उप मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जानते रहेगा। आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट में तात्पर्य ये है कि जब विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद मिल करके कोई भी विधेयक बनाएंगे या कोई भी कानून बनाएंगे तो राज्य सरकार में यानी स्टेट गवर्नमेंट में उसको कौन लागू करेगा, तो वहां पर होते हैं राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति के बराबर राज्यपाल। यानी कि आपके देश में केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं लेकिन राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही मुख्यमंत्री होते हैं। परंतु अंतर क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे औपचारिक होते हैं और वास्तविक जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। वैसे ही राज्य में संवैधानिक अधिकार जो होता है वो राज्यपाल को होता है, पर वास्तविक अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। और आगे आता है राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद। और जैसा कि मैंने आपको बताया मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। अगर ये नियम बने तो इन नियमों को कौन लागू करेगा, कार्यपालिका। और अगर इन नियमों को लागू करने में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो उसका निपटारा कौन करता है, उसका निपटारा करती है हमारी ये जुडिशरी। जुडिशरी का तात्पर्य क्या होता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में मैंने लिखा है एससी, एससी, डीसी, टीसी, बीसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक शायद है आप कभी पढ़ेंगे। तो आइए क्लियर करते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखते हैं कि आखिर ये एससी क्या है। एससी का तात्पर्य होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत में एक है और वो सभी राज्यों का हेड होता है, तो उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और देश में होता है जो कि भारत में एक है। दूसरा है एससी, एससी का तात्पर्य होता है हाई सीमिस होता है कोर्ट। हाई कोर्ट का तात्पर्य होता है प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है, कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अच्छा एक चीज और कहते नहीं कि प्रयागराज नाम चेंज हो गया है और उसके बाद कभी आपने नहीं सुना होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसको प्रयागराज विश्वविद्यालय लोग बुलाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बुलाते हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं बुला रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है?
नाम तो प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज हाई कोर्ट कहा जाए, प्रयागराज विश्वविद्यालय कहा जाए। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसा क्यों? पता है, क्योंकि जो नाम चेंज हुए हैं ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत थे, परंतु ये जो संपत्ति है ना ये संसद की है नहीं, राज्य सरकार की नहीं, ये केंद्र सरकार की संपत्ति है। हाई कोर्ट हो गया आपका, विश्वविद्यालय हो गया, ये केंद्र सरकार की संपत्ति है। अगर इसका नाम चेंज करना है तो संसद में जब तक नहीं पारित होगा तब तक इसका नाम नहीं चेंज होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आता है आगे डीसी। डीसी का तात्पर्य क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है जिला, जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। फिर है टीसी। टीसी का तात्पर्य क्या होता है? तहसील न्यायालय। तहसील न्यायालय को क्या कहते हैं? मुंसिफ न्यायालय भी कहते हैं, जहां पर आपके एसडीएम होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर आता है अपना वीसी। वीसी का तात्पर्य होता है विलेज कोर्ट। विलेज कोर्ट में क्या होता है? एक न्याय पंचायत होता है, और न्याय पंचायत के अंतर्गत कई सारे गांव होते हैं जहां पर ग्राम प्रधान होते हैं। तो ये होती है न्यायपालिका, और ये होती है कार्यपालिका, और ये होती है विधायिका, जो कि आपके एग्जाम में या आपकी जानकारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आयोग क्वेश्चन पूछता है। जैसे पढ़ने को तो सब वही पढ़ते हैं, वही स्टूडेंट, वही टीचर, वही सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो सब नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसी जानकारी रखी जाए जो कि आयोग क्वेश्चन पूछे तो हम फट से बता सके, हमें आता रहे। तो ऐसी चीजें देखते हैं ध्यान से कि आपके नीचे लिखा हुआ है कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। जैसा कि देखिए कार्यपालिका है ना, तो कार्यपालिका क्वेश्चन कैसे पूछता है? कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। नंबर एक है आपका अस्थायी कार्यपालिका, और नंबर दो है अस्थायी कार्यपालिका। अब हम गहराई समझते हैं कि अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब पूछो क्यों? क्योंकि अस्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि इनका 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, 5 वर्ष तक रहते हैं, फिर ये हट जाते हैं, फिर चुनाव होता है, फिर कोई आता है, फिर यही आते हैं, ये रूटीन चलता रहता है। तो ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, अस्थायी कार्यपालिका है। पर अस्थायी कार्यपालिका कौन होता है? जैसे कोई सचिव हो गया, अधिकारी हो गया, आईएएस हो गया, यानी जिसका जो क्राइटेरिया होता है, जिसकी जो नौकरी होती है वो 60 वर्ष तक होती है, वो अस्थायी होता है। परंतु जिसकी नौकरी जो पद पर 5 वर्षों तक बना रहता है वो अस्थायी होता है। तो अस्थायी और अस्थायी बेहतर है, आप समझ में पाए होंगे कि जो 60 साल तक रहेगा वो अस्थायी कार्यपालिका होगा, जो 5 वर्षों तक रहेगा जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इत्यादि जो होते हैं वो अस्थायी। तो आप कभी भी किसी को बताने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी पाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये बात की गई कि जो आपका ये जो जस्टिस है न्यायपालिका, ये न्यायपालिका से मिलकर नहीं रह सकती है। अगर मान लीजिए मिलकर रहेगी तो हमारे कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति, जो कि देश के सबसे बड़े हेड है, प्रथम नागरिक कह सकते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कह सकते हैं। वो विधायक, वो हमारे न्यायपालिका से मिलकर के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दबा करके, हाई कोर्ट को दबा करके, सबको दबा के रख सकते हैं। तो इसीलिए अनुच्छेद 50 में इन दोनों का समर्थन नहीं मांगा गया, अर्थात कि दोनों दोस्त बन के नहीं रहेंगे, बल्कि नियम नियम है और स्थान स्थान है। आगे बात करते हैं हमारे लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में, संविधान के लोकतंत्र में जो ये 3 चीजें हैं वो सरकार की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कौन सी 3 चीजें? जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, एक विधायिका हो गई, और एक आपकी कार्यपालिका हो गई, और एक आपकी न्यायपालिका हो गई। और चौथा नंबर आती है मीडिया, जो कि मीडिया आपकी सरकार का अभिन्न अंग है। जैसे कि आप जानते होंगे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति माने संसद का अभिन्न अंग है, यानी अलग नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही मीडिया का हमारे सरकार में बड़ा योगदान है, क्योंकि मीडिया जहां चाहेगी वहां तक हमारी संपूर्ण सूचनाएं हमारे पास आ सकती हैं। तो हम जानते रहेंगे कि ये 3 चीजें जो है वह सरकार की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका, और चौथा अगर कोई पूछे तो रहती है मीडिया। तो बात सुनना है। तो ये हमारा था वीडियो सरकार के अंग। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने अंग होते हैं? यू कैन से दैट वाली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसका निपटारा करती। हमारा प्यारा सा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और ना पसंद आया होगा तो कभी मत लाइक करिएगा, कभी मत शेयर करिएगा, और कभी मत सब्सक्राइब करिएगा, और कभी मत कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।